नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम भारतीय मुसलमान जिन्ना के आह्वान को ठुकराकर भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस है, बाय चांस नहीं। पेपर लीक होते रहते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। सुजलाम सुफलाम का अर्थ है, सुनिए, ऐसा देश जहाँ स्वच्छ और पर्याप्त जल हो, जहाँ नदियाँ जिंदा हो, बहती हो, जीवन देती हो। आज की ये बहस सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है, क्योंकि ये सरकार इस देश के यमुना के कई हिस्सों में बीओडी स्तर 127 mg पर लीटर है तक पहुंच चुका है, जबकि किसी जीवित नदी के लिए ये 3 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। आरक्षण के साथ जो हो रहा खिलवाड़ है, उसकी चर्चा हम यहाँ क्यों नहीं कर रहे? सदन में जो कुछ भी बोले वो तथ्यों से बोले। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा करना मोदी सरकार को भारी पड़ गया। जी हां, मोदी सरकार पर उल्टा पड़ गया वंदे मातरम वाला दाव और विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को संसद में बुरी तरीके से रगड़ दिया। खासकर इकरा हसन और प्रियंका गांधी ने। इकरा हसन और प्रियंका गांधी की स्पीच इस समय सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है, जिसमें उन्होंने भाजपा और आरएसएस का जो प्रोपेगेंडा था, वंदे मातरम की चर्चा के पीछे देश में जो नफरत फैलाने का प्रोपेगेंडा था, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। ये क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। प्रियंका गांधी जो कि वायनाड से सांसद हैं, उन्होंने वंदे मातरम पर चर्चा करते हुए यह कहा कि हमको पता है कि आज वंदे मातरम पर चर्चा क्यों हो रही है। आज वंदे मातरम पर चर्चा सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए हो रही है। देश में इस समय कई और बड़े मुद्दे ऐसे हैं जो मुंह बाए खड़े हैं, लेकिन सरकार वंदे मातरम पर चर्चा कर रही है। ये चर्चा कर रही है कि वंदे मातरम में तोड़ मरोड़ किसने किया। ये चर्चा कर रही है कि वंदे मातरम का ये वाला हिस्सा क्यों लिया गया। ये चर्चा कर रही है कि उस समय के लोगों ने वंदे मातरम के साथ छेड़छाड़ की। लेकिन सरकार ना आरक्षण पर चर्चा करने को तैयार है, ना प्रदूषण पर चर्चा करने को तैयार है, ना सरकार बेरोजगारी महंगाई पर चर्चा करने को तैयार है। सरकार सिर्फ अपना पल्ला झाड़ रही है देश की महंगाई से, देश की बेरोजगारी से, और कहीं ना कहीं इस मुद्दे के तहत देश में एक तुष्टीकरण और नफरत की सियासत को फैलाना चाहती है। महोदय, आज की ये बहस सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है, क्योंकि ये सरकार इस देश के वर्तमान की असलियत छिपाना चाहती है। आज देश का युवा कितना परेशान है, कितनी मुश्किल में है। पेपर लीक होते रहते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। इसकी चर्चा हम सदन में क्यों नहीं कर रहे हैं? आरक्षण के साथ जो हो रहा खिलवाड़ है, उसकी चर्चा हम यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? महिलाओं की बात होगी, बड़े बड़े ऐलान होंगे, मगर उनकी परिस्थितियों को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम यहाँ क्यों नहीं उठाया जा रहा है? इन्हीं दरवाजों के बाहर खड़े होकर पत्रकार तरह तरह, आपने कहा कि आरोप मत लगाइए बगैर तथ्य के, तो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नो, आप उधर की बात मत बोलो। आप जल्दी से बोल लेते हो, सदन में जो कुछ भी बोले वो तथ्यों से बोले। आपको हर चीज ऑथेंटिक करनी पड़ेगी, इसलिए आप तथ्यों से बोले। अच्छा सर, बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण है, लेकिन हम इस सदन में बैठकर सिर्फ छोटी छोटी बातें करेंगे। जी, जो अतीत की बातें हैं ना, जो अतीत की बातें हैं ना, जो बार बार आप चाहते हैं कि हम पीछे देखें, लेकिन हम आगे भविष्य की बात, वर्तमान की बात, जो असली समस्याएं हैं उनकी बात न करें, ये छोटी बात होती है। आप में हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए, हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है, कि पेपर लीक क्यों होते हैं। प्रियंका गांधी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री को तथ्यों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो जो कहते हैं कि वंदे मातरम के साथ छेड़छाड़ की गई, वंदे मातरम का जो हिस्सा लिया गया, उनको ये भी नहीं पता कि जन गण मन जो है वो भी एक बड़ी कविता का हिस्सा है। और बार बार प्रधानमंत्री इस तरीके का सवाल उठाकर, इस तरीके की बात कहकर जो भारत की संविधान समिति थी उसके जो नेता थे उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। जी हाँ, प्रियंका गांधी के इस भाषण का जवाब मोदी के पास नहीं था और बीजेपी पर यह दाव
उल्टा पड़ गया। आज हम अपने राष्ट्रगीत पर बहस कर रहे हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रगान भी एक कविता का एक अंश ही है, एक लंबी कविता का एक अंश है। और इन दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के अंश को चुनने में सबसे बड़ी भूमिका गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की थी। वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, न सिर्फ उन महापुरुषों का अपमान करना है जिन्होंने अपने महान विवेक से ये निर्णय लिया, मगर एक संविधान विरोधी मंशा को भी उजागर करता है। क्या सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अंबेडकर जी से, मौलाना आजाद जी से, सरदार पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं? मोदी जी का अपने भाषण में ये कहना कि राष्ट्रगीत को एक विभाजनकारी सोच द्वारा काटा गया, उन सब महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। वंदे मातरम को विभाजित करने का आरोप लगाकर आप पूरी संविधान सभा पर आरोप लगा रहे हैं, उसके हर एक नेता को दोषी ठहरा रहे हैं। यह हमारी संविधान सभा और हमारे संविधान का खुला वार है। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आज़ादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। दूसरी ओर कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की इस बार संसद में, और वंदे मातरम पर भाजपा जो माहौल बनाना चाह रही थी उसको ध्वस्त कर दिया। यानी कि बीजेपी का जो मुद्दा था उसको बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल किया और बीजेपी से ही सवाल पूछ लिए और बीजेपी के लोग जवाब नहीं दे पाए। जी हां, जब इकरा हसन वंदे मातरम पर बोलने लगी तो उन्होंने कहा कि हम भारत के मुसलमानों ने जिन्ना को ठुकरा कर भारत को चुना, हम इंडियन बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। सदन में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं सदन में बताना चाहूंगी कि हम भारतीय मुसलमान जिन्ना के आह्वान को ठुकराकर अपने इस प्यारे वतन की मिट्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे। हमने महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां साहब के विचारों को अपनाया। हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। वंदे मातरम के किन छंदों को राष्ट्रगीत के तौर पर अपनाया जाए, यह फैसला सर रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेताओं के परामर्श के बाद हुआ। क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? उन्हें देश को बांटने वाला और तुष्टीकरण करने वाला कहने का पाप करेंगे? उन महान हस्तियों ने वंदे मातरम के उन छंदों को अपनाया जिन्होंने देश के हर वर्ग, हर धर्म के मानने वालों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और मैं एक घटना आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंदर शुक्ला जी ने स्कूलों में राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो उस समय लखनऊ के दौरे पर थे, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई और यूपी सरकार ने राष्ट्रगीत को अनिवार्य करने वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। अब मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी। बोलने दीजिए। मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी कि जो विजन आजादी के समय के लोगों का था राष्ट्रगीत को स्वेच्छा पर छोड़ने का,
उसी का अनुसरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, तो क्या वे भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी राजधर्म निभा रहे थे। देश में सब धर्मों को एक साथ लाना, सबके जज्बात का एहसास करना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। नहीं है। और सरकार अगर वंदे मातरम की बात करती है तो वंदे मातरम की पंक्तियां हैं कि सुजलाम सुफलाम मलयत शीतलाम, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि सुजलाम सुफलाम, जो स्वच्छ जल, जो स्वच्छ हवा की बात हो रही है, स्वच्छ नदियों की बात वंदे मातरम करता है। सरकार क्या वंदे मातरम के सुजलाम सुफलाम मलयत शीतलाम को सही साबित कर पा रही? क्या उसको फॉलो कर रही है? आज हमारे देश में जो यमुना है वो सबसे प्रदूषित नदी है, गंगा जो है वो सबसे प्रदूषित है, दिल्ली एनसीआर में दुनिया भर का प्रदूषण है। सरकार इसको नहीं रोक पा रही है और वंदे मातरम पर बहस कर रही है। हमको पता है सरकार वंदे मातरम पर क्यों बहस कर रही है, सरकार क्या करना चाहती है। आप सुनिए इकरा हसन का वो धमाकेदार भाषण, जिसके बाद भाजपा के लोगों को कहने को कुछ भी नहीं मिला। आज हमें वंदे मातरम के असली भाव को समझना जरूरी है। यह गीत तो देश के जल, जंगल, जमीन, हरियाली और निर्मल हवा की वंदना को समर्पित है। यह भारत की जन जन की मंगल कामना करता है कि भारत का हर नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सम्मान के साथ जी सके। सुजलाम सुफलाम का अर्थ है, सुनिए, ऐसा देश जहां स्वच्छ और पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो, बहती हो, जीवन देती हो। अध्यक्ष महोदय, लेकिन अब जरा यमुना का हाल देखिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि यमुना के कई हिस्सों में बीओडी स्तर 127 mg पर लीटर है तक पहुंच चुका है, जबकि किसी जीवित नदी के लिए ये 3 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। ये सिर्फ नदी का संकट नहीं है, ये किसान का संकट है। नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी गंगा और यमुना के किनारे किसान मजबूरी में उसी जहरीली पानी से खेती कर रहा है। वही जहर अनाज में उतरता है और वही जहर किसान की जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अध्यक्ष महोदय, जब पानी जहर हो जाएगा तो सुजलाम कैसे होगा? जब किसान बर्बाद होगा तो सुफलाम कैसे होगा? मलयज शीतलम, मलय का अर्थ है मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी, सुगंधित, चंदन जैसी हवा जो जीवन देती है, बीमारी नहीं। आज मैं इस सदन से पूछना चाहती हूँ, क्या आज के भारत की हवा मलयज शीतलम है? नहीं अध्यक्ष जी, बस संसद से बाहर कदम रखिए, एक गहरी सांस लीजिए। ये चंदन की महक नहीं, ये जहर है जो आपके हमारे फेफड़ों में उतर रहा है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में है। दिल्ली की हवा में सांस लेना मानो रोज 20 सिगरेट पीने जैसा हो। भारत हर साल सर्दियों में जहरीली हवा के प्रकोप में घिर जाता है। AQI गंभीर स्तर पर आ जाता है। ठंडी हवा का सपना अब गैस चेंबर, मैम 2 मिनट्स, गैस चेंबर की हकीकत बन चुका है। हम वो देश हैं जहां सरकार प्रकृति पर बने गीत का मान मर्दन तो करती है, पर उसी प्रकृति, जंगल, हवा, पेड़ को बचाने वाले कानूनों को धीरे धीरे खुद ही खत्म कर रही है। ये है आज के हमारे मलयज शीतलम की अफसोसजनक सच्चाई। अगर हम हवा को साफ नहीं कर पाए तो न सुजलाम बचेगा, न सुफलाम बचेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सस्य श्यामलम का अर्थ है ऐसा देश जहां उपजाऊ जमीन हो, जहां खेत फसल से भरे हो और किसान कर्ज और निराशा में न डूबा हो। आज किसान सिर्फ मौसम से नहीं लड़ रहा, वह प्रदूषण, नीतियों की बेरुखी और सिस्टम की नाइंसाफी से लड़ रहा है। एक तरफ कॉर्पोरेट के लोन माफ होते हैं, दूसरी तरफ किसान को उसकी वाजिब MSP भी नहीं मिल पाती है। आप ग्लोबल सुपर पावर बनने की बात करते हैं, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम दुनिया में 136वें नंबर पर है। हम अपने छोटे पड़ोसी देश से भी पीछे हैं। हमारे लोग $2,500 तक भी नहीं कमा पा रहे एक साल में, और जिन अरबपतियों की ये रक्षा करते हैं वो इतना पैसा एक सेकंड में कमा लेते हैं। आज वंदे मातरम को बुनियाद बनाकर राजनीति की जा रही है, लेकिन जमीन पर जंगल पूंजीपतियों को सौंपी जा रही है। आदिवासियों को उनके घरों से उजाड़ा जा रहा है। मातरम में जो मात्रा माता है वे सिर्फ मातृभूमि की वंदना नहीं, वे इस धरती की हर नारी, वे इस देश की हर बेटी, हर महिला के सम्मान की बात भी करता है। लेकिन आंकड़े अगर आप देखेंगे, NCRB की हाल की रिपोर्ट के अनुसार, मैम जसवंत के अनुसार देश में हर वर्ष लगभग 30,000 से अधिक बलात्कार
हो रहे हैं, यानी एक दिन में 80 से अधिक महिलाएं यौन हिंसा का शिकार होती हैं और ये सिर्फ दर्ज मामले हैं। जब जम्मू कश्मीर की एक बच्ची हिंसक अत्याचार का शिकार होती है, जब सत्ता से जुड़े लोगों पर आरोप लगते हैं और कार्रवाई वर्षों लटक जाती है, जब उन्नाव की पीड़िता लखनऊ के दरबार में इंसाफ को लेकर अपनी जान देने पर आमादा होती है, जब बिल्किस बानो के अपराधियों का सरकार के लोग द्वारा स्वागत किया जाता है, तो ये घटनाएं वंदे मातरम की आत्मा पर चोट पहुंचाती है।